हेलो एवरीवन। आज मैं दोबारा से लेने वाली हूँ माधव निदान और मैं कोशिश करूँगी कि माधव निदान अब मैं कंप्लीट कराऊँ, बीच में ना छोड़ूँ। मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम होती होगी आप लोगों को, है ना। तो माधव निदान जो है वो आज से हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो माधव निदान ने आपने इसके पहले के 2 वीडियोज़ और मैं बना चुकी हूँ जो आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। आप माधव निदान करके सर्च मार सकते हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो ज्वर है ना, ज्वर का फर्स्ट पार्ट बनाया था, जिसमें मैंने उसकी संप्राप्ति और जो स्टार्टिंग का श्लोक है वो कंप्लीट कराया था। मतलब यदि हम देखें तो कौन कौन सा श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 को डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो है इसका थर्ड, इस सीरीज़ में तीसरा वीडियो रहेगा और इसमें मैं तीसरे नंबर श्लोक से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, कोशिश करूँगी कि माधव निदान में पूरी ही ले लूँ, है ना, क्योंकि ये कैसी वो है कि चरक, सुश्रुत, बागभट सभी पढ़ते हैं हम। फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय पढ़ लेते हैं, सेकेंड ईयर से हम लोग चरक ले लेते हैं, सर्जरी में हमारा शल्य कंप्लीट हो जाता है, पीडिया में हमारा कश्यप कंप्लीट हो जाता है। पर रोग निदान में क्या करते हैं हम लोग, जब रोग निदान पढ़ते हैं ना तो फिर मॉडर्न पैथोलॉजी भी इतना वास्ट है, तो फिर हम माधव नहीं पढ़ते। हम जो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना बस वो पढ़ते जाते हैं। पर माधव निदान यदि आपने पढ़ लिए तो आपका काय चिकित्सा वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, आपका डायग्नोसिस बहुत अच्छा हो जाता है। मेरा एमडी जो है वो रोग निदान में ही है, तो एक मेरा इसके प्रति वो झुकाव है, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है ना। तो मैं चाहती हूँ कि इसका नॉलेज भी जितना मुझे है, जितना मैं समझ पाई हूँ माधव निदान को, मैं उतना शेयर कर पाऊँ, है ना। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्वर निदान। ज्वर निदान में देखिए थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट में जो है ये क्या बताए गए हैं, कॉमन सिम्टम्स बताए हैं ज्वर के, है ना। इसमें क्या बताए हैं, जो कॉमन सिम्टम होते हैं ज्वर के वो बताए गए हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्या बताया गया, स्वेद अवरोध संतापः सर्वांग ग्रहणम तथा युगपत अत्र रोगे च ज्वरे व्यपदिश्यते। तो ये जो युगपत अत्र है ना, यदि इसको संधि विच्छेद करेंगे तो युगपत और अत्र है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्वेद में अवरोध होना, ठीक है, स्वेद नहीं आना, संताप होना, सर्वांग ग्रह सभी अंगों में पीड़ा होना, ये 3 लक्षण जिसमें एक साथ आए, युगपत अत्र, तीनों एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तीनों लक्षण जिसमें हो वो क्या होता है, ज्वर कहलाता है। ये कॉमन सिम्टम हो जाएंगे। ठीक है, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या बताया है, ये तो कॉमन लक्षण है। प्रत्यात्म लिंगनम क्या बताया गया है, संतापः देह मानसा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया भी है कंपटीशन एग्जाम में, इसी तरह पूछा जाता है कि प्रत्यात्म लक्षण क्या है, देह मानसा संताप, संताप अंगमर्द, इस टाइप से आपको घुमाएंगे। तो आपको ये सिंपल याद करना है, संताप देह मानसा। और किसने माना है प्रत्यात्म लक्षण, आपके चरक ने माना है। ठीक है, स्वेद अवरोध की बात करें तो स्वेद का नहीं निकलना, स्वेद की प्रवृत्ति नहीं होना, यही सब आपने बताया है। इसलिए हम लंघन कराते हैं। जब हम लंघन कराते हैं ना तो उसमें फिर अपने आम का पाचन होता है, जिससे स्रोतस का अवरोध दूर होता है और ज्वर और स्वेद आता है। तो एक ज्वर का ये लक्षण अपन लंघन से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, संताप की वृद्धि होगी, संताप की वृद्धि होगी तो क्या होगा, शरीर मन इंद्रियां सभी को नष्ट होगा। अधिक ताप से जीवाणुओं की वृद्धि में ये एक प्रकार से प्रोटेक्टिव मीज़र होता है अपनी बॉडी का, है ना। क्योंकि जब अपना ताप बढ़ेगा तो बैक्टीरिया की वृद्धि में होगी, हृदय गति तीव्र हो जाएगी, तो क्या होगा, रक्त प्रचुर मात्रा में पहुंचेगा, तो जिससे अपना जो WBC है उनको वो जो बैक्टीरियमिया हुआ है, जो बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, उसको खाने के लिए WBC ज़्यादा पहुंचेंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये प्रोटेक्टिव मीज़र है, ये अपने शरीर का प्रोटेक्टिव मीज़र है, ये ज्वर के कारण नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए ज्वर अंग बढ़ जाता है ना, संताप बढ़ जाता है। इसका बेसिकली मैंने कारण नॉर्मल पैथोलॉजी आपको ये समझा दी है ना। अपन मॉडर्न में देखें तो मॉडर्न में ज्वर के या फीवर के सिम्टम क्या होंगे, तो मॉडर्न में जो फीवर के सिम्टम होते हैं वो होते हैं स्वेटिंग, उल्टा होता है, ये स्वेटिंग बताते हैं। या तो क्या होता है, इंटरमीडिएट होगी या एक्सेसिव होगी, सिवरिंग, सेकिंग, चिल्स, तीनों, है ना। ये तो तीनों आएंगे, सिवर करेगा, चिल्स आएंगे, सेकिंग करेगा। ठीक है, हेडेक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हेडेक होता है, मसल सेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, इरिटेबल होगा, डिहाइड्रेशन होगा, जनरल वीकनेस होगी। ठीक है, और यदि बहुत हाई टेम्परेचर है तो कन्वल्सन आ जाएंगे, हेलुसिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मॉडर्न के अनुसार इसके
लक्षण बताए हैं। उसके बाद अगले श्लोक पे आते हैं, श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 क्या कहता है ये देखते हैं। श्लोक नंबर 4 में बताया गया है, श्रमो आरति विवर्णत्व वेरश्च नयन प्लावकः इच्छा द्वेषो मुहुश्च चापि शीत वाताप आदिषु। ठीक है, इसी के साथ है, जृंभा अंग मर्दो गुरुता रोम हर्षो आरुचिस्तमा आ प्रहर्ष शीतम चा भवत्य उपरयस्ति ज्वरे सामान्यतो हो, ये सामान्यतः है ना, सामान्यतो विशेषस्तु जृंभा अत्य अर्थ समीरणात् पित्त नयनो दहा कफ न अन्य रुचि भवेत। ठीक है, रूपरिष्टम ताराभ्याम तु संसृत द्वंद्वजम विदुः सर्वलिंग समानवः सर्वदोष प्रकोपति। तो इसमें जो है वो ज्वर के बेसिकली क्या बताए गए हैं, ज्वर के पूर्व रूप बताए गए हैं। ये क्या बताए गए हैं, ज्वर के पूर्व रूप बताए गए हैं ना, प्रीमोनिटरी सिम्टम बताए गए हैं। तो इसमें क्या है, श्रम होना, मतलब श्रम यानी ये किसने बताए हैं, और ये बताए हैं आपके सुश्रुत उत्तर स्थान 39 में बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें बताए गए हैं श्रम होना, आरती यानी चित्त में अस्थिरता, मतलब किसी भी काम में मन नहीं रहना, विवर्णता डिस्करिलेशन हो जाना, वैरस यानी मुख का स्वाद, वैरस यानी मुख का स्वाद बदल जाना, मुख का स्वाद खराब हो जाना, नयन प्लावकः यानी आंखों में से पानी का गिरना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम लोग कहाँ थे, नयन प्लावकः है ना, नयन प्लावकः जो था आंखों में पानी का गिरना है ना, आंखों में पानी का भर आना, ये भी एक पूर्व रूप बताया है। इच्छा द्वेषो च मोहपि वात आताप आदिषु, ये पूरा एक ही है। ठीक है, मतलब कभी ठंडी हवा में बैठने इच्छा होगी, कभी गर्मी लगेगी, कभी धूप में इच्छा होगी। ठीक है, कभी नहीं होगी। ठीक है, कभी ठंडा अच्छा लगेगा, कभी हवा अच्छी लगेगी, कभी गर्म अच्छा लगेगा, इस टाइप से इच्छा होगी, तो भी आपको बुखार आने वाला है। ठीक है, जृंभा अंगमर्द, ये तो पता ही होगा है ना, गुरुता हाथ पांव भारी हो जाएंगे, रोमहर्ष, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आरुचि आँखों के सामने अंधेरा छाएगा, तमहा अप्रहर्ष किसी भी पदार्थ में रुचि नहीं होना, शीतम च भवत्य उपर सर्दी, कुछ सर्दी सा प्रतीत होना, ये क्या है, सामान्य पूर्व रूप है, ये सभी ज्वर में आएंगे। अब जो है सामान्य, तो ये क्या हो जाए, सामान्य पूर्व। अब विशेष पूर्व रूप बता रहे हैं, जृंभा अत्यर्थ समीनात, मतलब वात, यदि वातज ज्वर है तो अति जृंभा आएगी, ये कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, पित्त में नयनदहा होगी और कफ में भोजन में आरुचि होगी। यदि ये हैं तो ये विशिष्ट पूर्व रूप, मतलब यदि आरुचि ज़्यादा हो रही है तो कफत ज्वर आने वाला है। ठीक है, आँखों में जलन हो रही है तो पित्तज ज्वर आने वाला है। ठीक है, किन्हीं दो दोषों के विशिष्ट पूर्व रूप मिलने पर द्वंद्वज के विशिष्ट पूर्व रूप होंगे। यदि मान लो आरुचि भी हो रही है, नैनों में दाह हो रही है, तो कफ पित्तज ज्वर हो जाएगा ऐसे, और सभी दोष हो जाएंगे, सर्वलिंग उत्पन्न होंगे। यदि सभी दोष प्रकोपित हो जाएंगे तो पूरे लिंग उत्पन्न हो जाएंगे, पूरे दोष आपको दिखेंगे। तो ये क्या थे, ज्वर के पूर्व रूप थे बेसिकली। ठीक है, अब अगला है, अगले श्लोक में आइए। अगले श्लोक की बात करें तो उसमें आएगा, वेपथु विस्मो ज्वरः वेपथु विस्मो वेगः कंठ ओस परिशोषणम निद्रा नाश छवश्य तम्भो गात्रा नाम रोक्षमेव चा शिरो हृदय आत्र रुक वक्त्र वेरस्य गाण विकटता शूले अध्यमाने जृंभम च भवत्य अनिले ज्वरः। तो ये जो है अब वातज ज्वर के लक्षण बताए हैं। ठीक है, वातज ज्वर के लक्षण इसी श्लोक में बताए हैं। यदि ये श्लोक में आप देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक किसके लक्षण बताए हैं, वातज ज्वर से, भवत्य अनिले ज्वरः, मतलब वातज ज्वर में ये लक्षण होंगे। ये भी कहाँ से लिया गया है, सुश्रुत उत्तर स्थान 39 से ही श्लोक लिया गया है। वेपथु, वेपथु मतलब शरीर में कपकपी होना। ठीक है, शरीर में एकदम से जो
कपकपी होती, कपकपी सी लगती है, वो वेपथु कहलाते, कंपन्य को वेपथु बोलते हैं। विषम वेग, ठीक है, ये तो समझ आ जाएगा। कंठ और ओष्ठ का सूखना, ठीक है। निद्रा नाश, बहुत बार क्वेश्चन आया है, वातज ज्वर में निद्रा नाश होता है, ठीक है। छव स्तंभो गात्रा नाम रुक्षता, ठीक है। छींक का रुक जाना, स्तवश्य स्तंभो मतलब छींक आएगी और रुक जाएगी, छवतु का रुक जाना। गात्र अंगों में रुक्षता होना, सिर, हृदय प्रदेश और शरीर के अन्य अंगों में रुझा होना। वाक्र वैरस्य, मुख का स्वाद खराब हो जाना। गाढ़ विकटता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल का सख्त हो जाना, ठीक है, मल जो है वो सूख जाएगा, सख्त हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। और ये किसका लक्षण है? सूल होना, अध्यमान होना, जृंभा होना। तो यदि ये सब आपको लक्षण आ रहे हैं तो आपको क्या है? वातज ज्वर है। और वातज ज्वर कब आता है? बेसिकली वर्षा ऋतु में आता है ना। वातज ज्वर वर्षा ऋतु में आता है। अच्छा, विषम ज्वर में भी सेम लक्षण होंगे, है ना। विषम ज्वर में भी क्या होता है? विषम वेग होता है जो विषम ज्वर होता है। पर वातज ज्वर में क्या होता है? दिन और रात का समय निश्चित नहीं होता। इसका जो वेग होता है ना वो कभी भी आता रहता है, या दिन दिन में ही आएगा, रात रात, ऐसा कुछ इसका पैटर्न नहीं होता है। इसलिए विषम वेग इसको कहा गया है सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। वातज ज्वर विशेष रूप से वर्षा काल में होता है, ये भी आपको पता है, ठीक। अब जो अगले श्लोक पे आ जाते हैं। अगला श्लोक क्या बोल रहा है? अच्छा, वातज ज्वर को कोरिलेट किससे करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। वातज ज्वर को कोरिलेट करेंगे वायरल फीवर से, है ना। जो अपना वातज ज्वर है वो किससे कोरिलेट होता है? वायरल फीवर से। वायरल फीवर में भी आप देख लीजिए सेम सिम्टम आते हैं। ये कोरिलेशन बताया है कि किससे कोरिलेट हो सकता है, ठीक है। कोरिलेशन मतलब कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है, बट इसको कोरिलेट करके अपन देख सकते हैं। अब पित्तज ज्वर में आ जाइए। पित्तज ज्वर बोल रहा है वेगश्च तीक्ष्णो अतिसारश्च निद्रा अल्पतम तथा वमी कंठ ओष्ठ मुख नासानाम पाकः स्वेदश्च जायते प्रलापो वक्र कटुका मूर्छा दहा मद त्रसा पीत व्रण मूत्र नेतृत्वम पित्त के भ्रम एव चा, ठीक है। ये भी सुश्रुत ने बोला है, ठीक है। ये भी सुश्रुत ने बोला है। ये किसके लक्षण हैं? पित्तज ज्वर के लक्षण बताए गए हैं। तो पित्तज ज्वर के बेसिकली लक्षण क्या आ जाएंगे? देखो, वातज ज्वर में विषम वेग हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था? तीक्ष्ण वेग हो रहा है। वातज ज्वर में निद्रा नाश हो रहा था, इसमें निद्रा अल्पता हो रही है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अतिसार हो रहा है, ठीक है, उसमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, तो बेसिकली उल्टा ही हो रहा है ना। वमन हो रहा है इसमें, कंठ मुख ओष्ठ नासा में पाक हो रहा है, उसमें शुष्कता हो रही थी, स्वेद आ रहा है। रोगी क्या कर रहा है? प्रलाप कर रहा है। मुख, जो मुंह है वो कड़वा हो जा रहा है, मूर्छा हो रही है, दहा हो रहा है, मद हो रहा है उसको, ठीक है, प्यास अधिक लग रही है, मलमूत्र आदि नेत्र सब कैसे हो गए हैं? पीले वर्ण के हो गए हैं, भ्रम सा हो रहा है। तो ये किसका लक्षण है? पित्तज ज्वर का लक्षण है। ये किस में होता है? देखो, हाथ पैर में जलन होना, नींद नहीं आना, अतिसार जाना, बहुत तेज बुखार आना, उल्टी जैसा, जीव अचलाना, ये सब होता है आपका टाइफाइड में, है ना। टाइफाइड से कोरिलेट कर सकते हैं। यूटीआई में भी इस टाइप के लक्षण होते हैं, और हेपेटाइटिस में भी इस टाइप के लक्षण होते हैं, जो अपना वायरल हेपेटाइटिस होता है। तो पित्तज ज्वर को बेसिकली इन 3 चीज़ों से अपन कोरिलेट कर सकते हैं। अगला जो है, अगला है आपका कफज ज्वर। कफज ज्वर में देखिए, स्तेमित्यम स्मितो वेगम आलस्य मधुर आश्रिता शुक्ल मूत्र पुरीसत्वम स्थम तृप्तिष्ट तथेव चा गौरवम शीतम उत्क्लेद रोम हर्षो अति निद्रता श्रोतो रोग रुग अल्पतम प्रसेको लवणम आश्रिता न अत्य उष्ण गात्रा नाम छर्दी लाला स्त्रावो अविपाकता प्रतिसायो आरुचिकास कफे अक्षणों शुक्लता। ये कफज ज्वर बताया गया है। तो कफज ज्वर में देखा जाए तो पित्तज ज्वर कब आता है? पित्तज ज्वर आता है आपका शरद ऋतु में, है ना। मैंने ऋतु नहीं बताई थी। पित्तज ज्वर किस में आता है? बेसिकली शरद ऋतु में आता है। कफज ज्वर में देखा जाए तो कफज ज्वर में देखिए स्तेमित्य। स्तेमित्य का अर्थक होता है जैसे कि जो अपना शरीर है वो गीले कपड़े से ढका हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उन्हें गीला कपड़ा, ठंडा कपड़ा रख के रखा है।
स्तिमितम वेगो, स्तिमितम वेगो मतलब वेग का मंद हो जाना, ठीक है, धीरे धीरे चढ़ता है। आलस्यम, मुख में मधुरता बने रहना। मलमूत्र का वेग वर्ण कैसा हो जाना, श्वेत हो जाना। स्तब्धता, शरीर में जकराहट होना, तृप्ति हो जाना। अन्न में आरुचि होना, गौरवता होना, शीतम उत्क्लेशित, शीत का अनुभव होना, उत्क्लेश उल्टी जैसा जी होना, रोमहर्ष होना, अति निद्रता। तो देखो निद्रा में भी वैरायटी देख लिया है। निद्रा नाश हो रहा था वात में, अल्प निद्रा थी आपकी पित्त में, और अति निद्रा है आपकी कफ में। तो आप सिर्फ निद्रा का सिम्टम से ही पहचान लो भाई कि कौन सा है वात पित्त कफ, ठीक है। श्रोतोरोध हो जाना, रुजा क्या होगी, अल्प होगी। प्रसेक, मुख का वर्ण कैसा होगा आपका, नमकीन जैसा लगेगा, ठीक है। शरीर न अत्य उष्ण गात्रता, बहुत अधिक गर्म नहीं रहेगा। वमन रहेगा, लाला स्त्राव रहेगा, अविपाक रहेगा। तो बेसिकली आम के लक्षण आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। प्रतिसाय रहेगा, आरुचि रहेगी, कास रहेगा। ये सब किसके लक्षण है, कफज ज्वर के लक्षण है। कफज ज्वर कब होता है, कफज ज्वर बसंत ऋतु में आता है। और इसका कोरिलेशन यदि हम लोग देखें, यदि मॉडर्न में देखें कि कफज ज्वर किससे रिलेट करवा सकते हैं, तो किससे होते हैं, कॉमन कोल्ड, है ना। कफज ज्वर को किससे कोरिलेट कर सकते हैं, कफज ज्वर को यदि हम देखें तो किससे कोरिलेट किया जा सकता है, तो जो आपका कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, जितने भी इन्फेक्टिव फीवर होते हैं, है ना, जितने भी इन्फेक्टिव फीवर होते हैं। इन्फेक्टिव फीवर कौन कौन सा था, कोविड, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, कोल्ड, ये सब इन्फेक्टिव फीवर है। तो जितने भी हैं वो सब किस में हो जाएंगे, कफज ज्वर के समान लक्षण आपके आते हैं, ठीक। अब जो अगला है, इन्होंने द्वंद्वज ज्वर के लक्षण बताए हैं कि वात पित्त में कैसे आएगा, ठीक है, वात कफ में कैसा आएगा। ये एक एक लाइन के इन्होंने आंसर दिए हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये किसका है, वात पित्त का। ये किसका लक्षण है, वात पित्त ज्वर का लक्षण बताया है। तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, दहा, स्वप्न, नाश, शिरोरुजा, कंठस्य शोषो, बंथु, रोमहर्ष, आरुचिश्च, तमहा, ठीक है। पूर्व भेदश्च जृंभा, वात पित्त ज्वर आकृति, जिसमें जृंभा क्या हो, पूर्व भेद में हो, तो क्या होता है, प्यास होगा, मूर्छा होगा, भ्रम, दहा, स्वप्ननाश, सिर में पीड़ा रहेगी, कंठ में शोष रहेगा, वमन रहेगा, रोमहर्ष रहेगा, आंखों के सामने क्या रहेगा, अंधेरा आ जाएगा, संधियों में पीड़ा, ठीक है। पर्व भेद है वो, पूर्व भेद नहीं है, क्या है ये, पर्व भेद, संधियों में पीड़ा रहेगी और जम्हाई, ये सब वात पित्त ज्वर के लक्षण होते हैं। वात पित्त ज्वर को बेसिकली जो अपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण जो फीवर आता है, ठीक है, जैसे रोमेटिक अर्थराइटिस वगैरह में जो फीवर आता है, उससे आपको रिलेट इससे कर सकते हो, ठीक है। फिर जो अगला है, इसमें जो बेसिकली एक जो शब्द आता है मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी, जो ज्वर के उसमें आता है प्रकृति समवाय, और दूसरा आता है विकृति विषम समवाय। इससे आप क्या समझते हो, कई बार इस पर टिप्पणी लिखना जाता है अपना सेकेंड प्रॉफ में या एमडी के फाइनल ईयर में, या आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है या वाइवा में पूछ सकता है कि प्रकृति समवाय और विकृति विषम समवाय का अर्थ क्या होता है। तो देखो सिंपल है, प्रकृतया हेतु भूतया समा कारणा अनुरूपः समवायः कार्य कारण भाव संभवा प्रकृति समवाया। मतलब रोग की प्रकृति, निदान, कारण सभी में कार्य कारण भाव से संबंध होना। मतलब यदि मान लो कोई भी रोग हुआ है तो उसका कारण में और प्रकृति में कार्य कारण भाव से संबंध होना प्रकृति समवाय है, ठीक है। और जो विकृति का कारण है और विकृति की जो प्रकृति है उसमें कार्य कारण संभाव के विपरीत संबंध होना विकृति विषम समवाय होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे सफ़ेद कपड़ा है तो सफ़ेद रेशों से बना हुआ कपड़ा, काले रेशों से बना हुआ कपड़ा क्या हो जाएगा, काला ही होगा, है ना। पर पीले रंग वाली हल्दी, हल्दी क्या है, येलो है। चूना क्या है, वाइट है,
पर इन दोनों को आप मिला दोगे तो क्या बनेगा, रेड रंग बनेगा। तो ये है विकृति विषम समवाय। इसकी जो प्रकृति है ना वो इसके कारण से कोरिलेट नहीं हो रही है, पर इसकी जो प्रकृति है, इसका काला रंग होना, इसका जो कारण है तंतु, उससे कोरिलेट हो रहा है। सबका समझ आ गया। ये मैंने 2 शब्द इसलिए बताएं क्योंकि यदि हम जब भी ज्वर की बात करते हैं ना तो ये 2 शब्द आते ही हैं, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया। आगे आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। अगला है वात श्लेष्म ज्वर। वात श्लेष्म ज्वर में देखिए, स्ते मित्यम पर्व भेदो निद्रा गौरव मेव चा शिरोग्रह प्रतिसाया काश स्वेदा प्रवर्तनम संतापो मध्य वेदस्य वात श्लेष्म ज्वर करती। मतलब वात श्लेष्म ज्वर में क्या हो जाएगा, वही गीले कपड़े सा बना रहेगा, संधियों में पीड़ा रहेगी, निद्रा रहेगा, गौरवता रहेगी, सिरहासूल, प्रतिसाय, खांसी, स्वेद की अधिकता रहेगी, ठीक है। शरीर में संताप रहेगा, मध्यम वेग रहेगा। ये सब क्या है आपका वात श्लेष्म, वात कफत ज्वर के लक्षण हैं। वात कफ ज्वर को यदि कोरिलेट किया जाए तो वात कफ ज्वर जो है फटीग सिंड्रोम, जितना भी अपना क्रॉनिक फटीग, बहुत थकान के कारण जो फीवर आता है ना, फटीग सिंड्रोम से कोरिलेट किया है, ठीक है। अब आता है कफ पित्त ज्वर की बात। लिप्त तिक्ताश्रिता, ये एक बार क्वेश्चन आया है कि लिप्त तिक्ताश्रिता किस ज्वर का लक्षण है, तो श्लेष्म पित्त ज्वर का लक्षण है तंद्रा महु कासो अरुचि तृष्णा मुहु दाह मुहु शीतम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले ही लाइन में देखिए छड़े दाह छणे शीतम आता है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मुहु दाह मुहु शीतम आएगा तो कफ है, छड़े दाह छणे शीतम आएगा तो सन्निपातक ज्वर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, इन्होंने चरक के अकॉर्डिंग ही बताया है, श्वेत जकड़ाह श्लेष्म पित्त का लिखना है, ये सब लक्षण होते हैं। तो इसको कोरिलेट किससे कर सकते हैं, बर्निंग माउथ सिंड्रोम से, ठीक है। बर्निंग माउथ सिंड्रोम से कोरिलेट अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुहु दाह मुहु शीतम आएगा तो किसका है, कफ पित्त का है। छड़े दाह छड़े शीतम आएगा तो किसका लक्षण है, सन्निपातक ज्वर का लक्षण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और सन्निपातक ज्वर की तो पूरी ये श्लोक ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सन्निपातक ज्वर की बात कर रहे हैं। छड़े दाह छणे शीतम अस्थि संधि शिरो रुचा सा स्त्रावे कलुषे रक्ते निर्भुग्नो चापी रोचने सा सवनो सा रुजा कर्णो कंठः सूके रिवावृता तंद्रा महो प्रलापस्य कासः श्वासो अरुचि भ्रमा परिदग्धः खर स्पर्शः जीवः स्त्रांगतः परम षष्टिवन रक्तपित्तस्य कफेन उन्मिश्रितः च शीर्षो रोठनम तृष्णा निद्रा नाशो हृदय वृथा स्वेदम मूत्रपुरीसा नाम चिरात अदर्शनम अल्पसः कृशत्वम न अतिगात्रा नाम प्रतत्त कंठ कुंचनम कोठा नाम स्यावरक्ता नाम मंडलानाम च दर्शनम मूकत्व स्रोतसाम पाको गुरुत्वम उदृश्य च चिरात पाकस्य दोषानाम सन्निपातः ज्वराकृति। बहुत इंपॉर्टेंट चरक का ये कोटेशन है, चरक चिकित्सा में दिया गया है और इतना इम्पॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पूछी गई है, ठीक है। तो इसको अपन डिकोड करते हैं। छड़े दाह छणे शीतम अस्थि संधि सिरो रुचा, मतलब क्षण में दाह और शीत का अनुभव होगा, अस्थि संधि सिर में तीनों जगह पीड़ा रहेगी, ठीक है। क्योंकि सन्निपात है, सभी लक्षण आएंगे तो इतने सारे दोष होंगे तो आपको पीड़ा भी ज़्यादा जगह होगी। सास्त्राव नेत्र भरे रहेंगे, उनका रंग कैसा रहेगा, कलू से रक्ते निर्भुग्ने, मतलब काले और लाल से रहेंगे। चापी रोचना, ये पूरे आँखों की बात की गई। स्त्राव से भले रहेंगे, थोड़े से काले रहेंगे, लाल रहेंगे, अंदर की ओर धसे हुए रहेंगे, ठीक है। फिर सा स्वनो सा रुजो करनो, फिर कान में क्या हो जाएगा, सन सन की आती रहेगी और उसमें रुचा रहेगी, ठीक है। कंठ में कंठे सूखे रिगावत, कंठ में भी कुछ चुभने जैसा अनुभव होगा। तंद्रा होगा, मोह होगा, प्रलाप होगा, कास होगा, श्वास होगा, अरुचि होगा, भ्रम होगा। परिदग्ध खरस्पर्श, जीवा क्या रहेगी, परिदग्ध रहेगी और खरस्पर्श, ये आपको वहाँ पूछना है, ये आपको वहाँ जानना है, इसलिए पंच इंद्रियों की देखो उन्होंने पूरे सिम्टम दिए हैं, ठीक है। परिदग्ध रहेगी, स्पर्श में खुरदुरी रहेगी। श्रतांध्रता परम,
जो संपूर्ण अंग रहेंगे ना वो श्रित रहेंगे, ठीक है, स्थिर रहेंगे। षष्ठीवन रक्त पित्तस्य कफोन्नत, जो थूक आएगा वो कैसा आएगा, कफ के साथ, रक्त के साथ या पित्त के साथ, ठीक है। सिर क्या रहेगा, सिर में ऐसा रहेगा जैसे कोई लठ मार रहा हो, ठीक है। तृष्णा रहेगी, निद्रा नाश रहेगी, हृदय में व्यथा रहेगी, श्वेत मूत्र पुरीस, ये सब या तो बहुत देर में दिखाई देंगे या बहुत अल्प मात्रा में दिखाई देंगे। तो रीनल फेलियर में जा रहा है इंसान, अपन बोलते हैं ना, इसलिए अपन यूरिन आउटपुट देखते हैं। क्रस बहुत पतला दुबला हो जाएगा, ठीक है। प्रतत कंठकुंचनम एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। ये भी पूरी लाइन उठ के आई थी एक बार AIPGT में कि कोठा नाम स्याव रक्ता नाम मंडल नाम से दर्शनम किसका लक्षण है, तो ये सन्निपातक ज्वर का लक्षण है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। मुकत्व श्रोता साम, बोलने में असमर्थ रहेगा, पाक रहेगा, गुरुता हो जाएगी, ठीक है। चिरात पाक दोषा नाम सन्निपाता ज्वराकृति, एक बार ये क्वेश्चन भी आ गया है कि ये किसका लक्षण है। तो जो दोष रहेंगे ना उनका पाक कैसा होगा, विलम्ब से होगा, ठीक है। तो ये सब किसके लक्षण बताए गए हैं, आपके सन्निपातक ज्वर के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कि सन्निपातक ज्वर के 13 नाम दिए गए हैं। सन्निपातक ज्वर के भेद कितने किए गए हैं, सन्निपातक ज्वर के यदि भेद देखे जाएँ तो 13 भेद किए गए हैं। इनके कुछ स्पेसिफिक नाम भी दिए गए हैं, जिसमें त्रिदोषज को या सम सन्निपातक ज्वर को क्या कहा गया है, सम सन्निपातक ज्वर को कूट पालक ज्वर भी कहा गया है। और ये एक बार क्वेश्चन आया है, तो आपको याद रखना कि अलग अलग ज्वर के नाम दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें कूट पाकल ज्वर सम सन्निपातक ज्वर को कहा गया है। एक बार ये क्वेश्चन आया है। तो इसके लक्षण हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, है ना। अब यदि इसको देखा जाए कि सम सन्निपातक ज्वर बेसिकली किससे कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन देखा जाए तो ये सब कोरिलेशन किससे है कि देखो सभी धातुओं पर प्रभाव हो रहा है उसका, है ना, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा उसने, पूरे इंद्रियों पर प्रभाव हो रहा है, सभी धातुओं पर प्रभाव हो रहा है, सभी अंगों पर प्रभाव हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, स्किन में हो रहा है ना, दोष लेवल पे भी हो रहा है, धातु लेवल पे भी हो रहा है। तो यदि देखा जाए तो जो शॉक है, शॉक में ऐसे ही होता है, सेप्सिस शॉक में यदि आपके बैक्टीरियमिया हो जाए, यदि आपका बैक्टीरिया पूरे ब्लड में फैल जाए तो आपको इसी टाइप के लक्षण आपको दिखते हैं, ठीक है। यह सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम हो जाए तो भी इस टाइप के लक्षण मिलते हैं। मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो जाए तो भी इस टाइप के लक्षण दिखेंगे, ठीक है। यदि कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो टीबी का हो, चाहे वो एड्स का हो, ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन यदि हो जाए, उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो भी आपको इस टाइप के लक्षण दिखते हैं। तो ये जितने भी फीवर इस टाइप के सिंड्रोम में आते हैं वो सब सन्निपातक ज्वर में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद अगले श्लोक पे आइए। तो आई थिंक अभी बहुत टाइम हो गया है, ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं हम। इसका जो अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में जो बेसिकली क्या बताया गया है, काल मर्यादा वगैरह बताई गई है ना, साध्यता बताई गई है। तो ये जो है हम कल स्टार्ट करेंगे, तो 24 से जो है वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।